हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। एवरीडे सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट आप कर रहे होंगे और हम जैसा कि डेली प्रैक्टिस सेट लगाते हैं सोशियोलॉजी के 30+ क्वेश्चंस की, सेम उसी को हम कंटिन्यू रखते हैं और आगे करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का वो है, भारतीय समाज के अध्ययन में भारत विद्या परिप्रेक्ष्य का उपयोग करने के लिए कौन जाने जाते हैं? भारत विद्या परिप्रेक्ष्य, हमारे पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे। जी.एस. घुरिये, लुईस ड्यूमा, N.K. बॉस, M.N. श्रीनिवास। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा जी.एस. घुरिये और M.N. श्रीनिवास, नहीं लुईस ड्यूमा। तो फर्स्ट और सेकंड, जी.एस. घुरिये और लुईस ड्यूमा बोथ आर राइट। भारत विद्या परिप्रेक्ष्य का उपयोग किसने किया? जी.एस. घुरिये और लुईस ड्यूमा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 1 और 2। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से कौन मूल्यों का समाजशास्त्र पर लिखने के लिए जाना जाता है? तो मूल्यों की बात आते ही सबके दिमाग में राधा कमल मुखर्जी आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, राधा कमल मुखर्जी। लेकिन अगर यहीं पे साझा मूल्य की बात करता है, साझा मूल्य का सिद्धांत किसने दिया है, तो किसका नाम आता? हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आ जाता। और यहीं पर बात करें अगर अधिशेष मूल्य की या श्रम मूल्य की बात करें तो किसका नाम आ जाता? तब आ जाता कार्ल मार्क्स का नाम। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 123। अपनी कृति क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम में कार्ल मार्क्स का यह तर्क देने का कारण क्या है कि श्रमिक वर्ग क्रांति के तुरंत बाद कामगारों को समान मजदूरी नहीं दे सकती? ऐसा कार्ल मार्क्स ने क्यों कहा? अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम में कि जो श्रमिक वर्ग है क्रांति के तुरंत बाद कामगारों को क्या है, समान मजदूरी नहीं दे पाएगी। ऐसा क्यों कहा है? तो चलो पढ़ते हैं ऑप्शन को, एक एक ऑप्शन को देखते जाते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है कामगारों की आवश्यकताएं तथा अपेक्षाएं भिन्न भिन्न होती हैं। ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा है कार्ल मार्क्स ने। और बी है श्रमिकों की उत्पादकता भिन्न भिन्न होती है और कुशल और अकुशल श्रमिकों को समान मजदूरी देना न्यायोचित नहीं है। ये बिल्कुल सही है। हम सभी जानते हैं कि जो हमें सैलरी जो दी जाती है हमारी क्या टैलेंट के बेस पर ही दी जाती है, हम कितने उसमें पारंगत हैं, है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित में से कौन सा कार्ल मार्क्स का कथन नहीं है? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कार्ल मार्क्स का जो है वो कथन नहीं है, उन्होंने उस पर बात नहीं की है। पहला है राज्य का लोप हो जाएगा। बात करते हैं वो कि अगर ऐसे ही जो उद्यमी लोग हैं उनका ऐसे शासन चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब क्या होगा, राज्य का लोप हो जाएगा। तो ये भी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी है एक वर्ग रहित एवं राज्य रहित समाज होगा। वो कहते हैं कि अगर यही दिन चलते रहे यही स्थिति चलती रहेगी तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि वर्ग रहित और राज्य रहित समाज विकसित हो जाएगा। तो ये भी सही है, इस पर भी बात करते हैं। तीसरा है पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है। हाँ बिल्कुल राइट है। कार्ल मार्क्स कहते हैं पूंजीवादी लोग जो हैं जो अपनी कब्र क्या है वो स्वयं ही खोदते हैं, अपने पैरों पर आप समझ सकते हैं कुल्हाड़ी खुद मारते हैं वो। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ भी राइट हो जाएगा, तीनों सही हो जाएंगे। अब चौथा क्या है, यहाँ पे कहता है वैश्वीकरण पूंजीवाद का दूसरा रूप है। ऐसी कोई बात नहीं करते हैं कार्ल मार्क्स, तो यहाँ पे जो डी है ये गलत हो जाएगा हमारा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है मार्क्स और एंजल्स। एक मिनट आगे देख लेते हैं, सही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये हो गया 125। क्वेश्चन नंबर 125 हमें देखना है। मार्क्स और एंजल्स का सुझाव है कि आदि साम्यवाद के अधीन कोई राज्य नहीं था क्योंकि
क्योंकि ना कोई वर्ग थे ना वर्ग संघर्ष। बिल्कुल राइट है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम वो कहते हैं ना तो कोई वर्ग थे और ना वर्ग संघर्ष। इस प्रकार से जो आज भेदभाव है पूंजीवाद और श्रमिक वर्ग के बीच, इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। तो वही कहते हैं कि ना कोई वर्ग थे ना वर्ग संघर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। मार्क्स के अनुसार वर्गहीन समाज से अभिप्राय है। वो वर्गहीन समाज से क्या अभिप्राय है कार्ल मार्क्स का? एक जनजातीय समाज, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। एक जाति विहीन समाज, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये भी। ऑप्शन नंबर सी है एक समाज जिसमें केवल एक मात्र सर्वहारा वर्ग हो। हाँ, ये हमारा यहाँ पे जो आंसर है ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, क्योंकि वो सर्वहारा के ऊपर ही बात करते हैं। जो श्रमिक वर्ग है या हम उनको बोल सकते हैं जो पहले के दास थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। हमारा क्वेश्चन आगे है 127, क्वेश्चन नंबर 127 कहता है आदिम समाज सामुदायिक है जबकि उसके बाद आने वाले समाज व्यक्तिगत संपत्ति के कारण शोषक हैं। यह विचार किसका है? देखो, जब भी बात आती है किसकी संपत्ति की, आर्थिक स्थिति की, या हम कहें पूंजीवाद की बात आती है, तो किसका नाम आ जाता है? किसका नाम आता है? कार्ल मार्क्स का नाम आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट, कार्ल मार्क्स। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर 128। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स की निम्नांकित में से किस कृति में उसके श्रम के प्रति उदासीनता विषयक विचार मिलते हैं? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, या दास कैपिटल, या फिर ऑरिजिन्स ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी एंड स्टेट, फोर्थ है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ, जो 1844 में इन्होंने लिखी थी। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी मतलब ऐसी रचना थी या कृति थी जिसमें श्रम के प्रति उदासीनता विषयक विचार मिलते हैं कार्ल मार्क्स के। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, इकोनॉमिक, एक मिनट, हाँ, तो डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ, जो 1844 में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है 129। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा रचित नहीं है? क्या रचित नहीं है भाई? नहीं, ठीक है, ये देखने फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, आई थिंक यही होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये तो सही है। और फिर आगे है द होली फैमिली, ये भी कार्ल मार्क्स ने लिखी है। दास कैपिटल, ये भी कार्ल मार्क्स ने, तो किस पर बात नहीं करते हैं? फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, ऐसी कोई रचना इनकी नहीं है। तो ये जो यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 130। निम्नलिखित में से कौन कार्ल मार्क्स द्वारा रचित नहीं है? दोबारा से, आई थिंक नहीं, ये नया क्वेश्चन है। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी राइट है यहाँ पे। वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा है स्टेट एंड रेवोल्यूशन, ऐसी कोई रचना नहीं है कार्ल मार्क्स की। तो यहाँ पर जो रॉन्ग हो गया हमारा स्टेट एंड रेवोल्यूशन, क्योंकि इस पर कोई काम नहीं किया है, ऐसी कोई रचना नहीं है उनकी। द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये सही है। तो यहाँ पर ए, बी, डी सही है और सी जो है गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्यों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, बिल्कुल सही है। बी है दुर्खिम ने आत्महत्या को एक व्यक्तिगत घटना माना है, ये भी सही है, क्योंकि दुर्खिम कहते हैं कि जो आत्महत्या है एक व्यक्तिगत घटना है। लेकिन अगर ये जो व्यक्तिगत जो घटना है, जो आत्महत्या, अगर ये सामाजिक रूप ले ले तो क्या है उसका, वो किसको दोषी मानते हैं? समाज को, फिर कहते हैं कि सामाजिक है। ओके, अब ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे, समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद को वैज्ञानिक रूप से प्रतिष्ठित करने का श्रेय दुर्खिम को प्राप्त है, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमारे तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। संस्कृतिकरण सदैव सामाजिक गतिशीलता की गारंटी नहीं है, क्यों? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि क्या है, आप ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। संस्कृतिकरण के साथ साथ संबंध
जाति गतिशील होती है, परंतु गतिशीलता संस्कृतिकरण के बिना भी आ सकती है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, तो दूसरे पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सही नहीं दिख रहा है, आगे देखते हैं। 132, हाँ 132 हो गया हमारा। 133 ये करना है, 133। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्क्स के अनुसार वर्ग की उत्पत्ति तो आर्थिक आधार पर होती है, परंतु वह अपना राजनीतिक संगठन बनाकर ही अपनी पहचान स्थापित करता है। बिल्कुल सही है। दूसरा है यहाँ पे, मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर क्रांति को जन्म देती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। 3 है, मार्क्स ने समाज के विषय के लिए मैक्स वेबर के द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया है। हाँ ये सही है हमारा यहाँ पे। तो 1 और 3 जो है ये राइट हो जाएगा हमारा। 1 और 3 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 134। ये देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या दी है। बिल्कुल दी है, ये भी सही है। मार्क्स के अनुसार मनुष्य अपने इतिहास का स्वयं निर्माण करता है। ये ऑप्शन नंबर 2 ये भी सही है। थर्ड क्या है, 1 मिनट, करता है, यद्यपि वह ऐसा स्वयं की चुनी हुई परिस्थिति के द्वारा नहीं करता। हाँ, तो ये यहाँ पे क्या हमारा दूसरा भी सही है। तीसरा है, मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा दी है। हाँ, तो ये भी सही, तीनों सही है। यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे, तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 1 2 3। अब यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है दुर्खिम से रिलेटेड। दी गई इमाइल दुर्खिम की रचनाओं में कौन सम्मिलित नहीं है? हमें इसको क्या करना है, मिलाना है कि कौन सी ईयर में कौन सी लिखी गई थी या इनमें से कौन सी नहीं है। आप कुछ भी देख सकते हैं, जो भी है पढ़ते हैं। ए है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893। यस बिल्कुल राइट है, 1893 में लिखी गई थी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो किसकी ये रचना है, दुर्खिम की रचना है। ये बिल्कुल सही है। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, हाँ ये दुर्खिम ने लिखी है, बट यह 1915 में नहीं 1912 में लिखी है। और सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी 1924 में, बिल्कुल सही है, 1924 में लिखी गई है और इमाइल दुर्खिम की रचना है। एजुकेशन मोरल 1925, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे 1925 में जो इमाइल दुर्खिम की रचना एजुकेशन मोरल है, 1925 में इसकी रचना की गई थी। तो यहाँ पर जो हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बी। ईयर की वजह से यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। अगर सिर्फ हम रचना देखें तो रचना तो द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये रचना जो है इमाइल दुर्खिम की है, लेकिन यहाँ पे ईयर क्या है, गलत मेंशन कर दिया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 136। पहला है, मार्क्स के अनुसार मनुष्य पूर्ण रूप से आर्थिक शक्तियों का दास है। बिल्कुल क्या है, 136, हाँ मार्क्स के अनुसार मनुष्य पूर्ण रूप से आर्थिक शक्तियों का दास है। हाँ हाँ बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। एंड मार्क्स के अनुसार लाभ के लिए उत्पादन पूंजीवादी पद्धति की आधारभूत विशेषता है। ये भी सही है, दोनों सही हो जाएंगे। तीसरा है, मार्क्स ने इमाइल दुर्खिम को कल्पनामूलक समाज शास्त्री की संज्ञा दी है। नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कल्पनामूलक समाज शास्त्री की संज्ञा जिसको दी थी मार्क्स ने, वो किसको दी थी, रॉबर्ट ओवन को दी थी। किसको, रॉबर्ट ओवन को दी थी, रॉबर्ट ओवन। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 1 और 2, 1 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा हमारा। मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 137 है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ रचनाएं दी हुई हैं और ईयर दिए हुए हैं, जिसको हमें क्या करना है, मिलाना है, मैच करना है। सुसाइड किसकी थी, इमाइल दुर्खिम ने लिखी थी। ये
कौन से ईयर में लिखी थी? 1897। दूसरा है द होली फैमिली, ये भी किसने लिखी है? इमाइल दुर्खिम ने लिखी है द होली फैमिली। नहीं, द होली फैमिली की बात कौन करता है? ये लिखी गई है 1897 में। थर्ड है कैपिटल वॉल्यूम फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कब लिखी गई थी? कौन से ईयर में? 1844। द सिटी, ये 1922 में लिखी गई। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा 3142। 3142। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं। 3142। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, 3142। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की 138। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी और साम्यवादी समाज के बीच का दूसरे में परिवर्तित होने का क्रांतिकारी कारण रहता है। तो क्या रहता है क्रांतिकारी कारण? क्या है? मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी और साम्यवादी समाज के बीच एक का दूसरे में परिवर्तित होने का क्रांतिकारी काल रहता है। हाँ, सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन नंबर 2 है मार्क्स के अनुसार जब राज्य वास्तव में संपूर्ण समाज का प्रतिनिधि बन जाएगा और वर्ग विभेद ना रहेंगे तो राज्य अनावश्यक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 2 है ये भी सही हो जाएगा हमारा। तीसरा है मार्क्स के अनुसार भौतिक द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से अपनी पूर्णता की यात्रा पर अग्रसर हैं और उसके विभिन्न रूप उसकी यात्रा के विभिन्न पड़ाव हैं। ये भी सही है। तो तीनों ही यहाँ पे क्या हो? सही हो जाएंगे, 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। इसमें रचनाएं दी गई हैं और इनको सुमेलित कर, ये कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखते हैं। सुसाइड, अभी शायद हमने ये क्वेश्चन पीछे किया हुआ है, आया हुआ था सुसाइड। ये कौन सी ईयर में इसकी रचना की गई थी सुसाइड की? 1897, सही है। एजुकेशन मॉरल 1925, ये भी सही है। सोशियोलिज्म 1928, ये भी सही है। मतलब यहाँ तीनों ही सही हैं। तो 1 2 3, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 1 2 3। अगला क्वेश्चन हमारा है 140। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो साम्यवादी दर्शन और क्रांति प्रक्रिया का मूला आधार है। सही है, बिल्कुल सही है पहला। सेकंड है मार्क्स जर्मन दार्शनिक फ्यूअरबेक से प्रभावित था। ऐसा हमने कहीं भी नहीं पढ़ा है। फ्यूअरबेक से नहीं, सही है। फ्यूअरबेक से प्रभावित था। मार्क्स जो जर्मन दार्शनिक फ्यूअरबेक थे उससे प्रभावित था। 2 यहाँ पे सही है, राइट हो जाएगा हमारा। तीसरा है मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का उल्लेख द ग्रोथ गामा में किया। नहीं, इसमें नहीं किया है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर होगा 1 और 2, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 141। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें कौन सा गलत है वो हमें बताना है। पहला है वेबर के समाजशास्त्रीय सिद्धांत संबंधित आदर्श विधि एक मानसिक अवधारणा है। बिल्कुल सही है। जैसा कि वेबर ने कहा था कि आदर्श विधि जो है एक मानसिक अवधारणा है, लेकिन अगर वहीं पे बात वो कर रहा था किसकी? आदर्श प्रारूप की। आदर्श प्रारूप को क्या कहा उसने? एक अमूर्त। आदर्श प्रारूप क्या है? अमूर्त है। दूसरा है वेबर के अनुसार व्यक्ति का धार्मिक विश्वास उसके परिवार के सदस्यों के साथ उसके संवेगों तथा
संवेदनाओं पर आधारित होता है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, तो ये गलत है। यहाँ पे इमोशंस की तो कोई बात ही नहीं की थी। थर्ड है, वेबर ने समाजशास्त्री के साथ केवल राजनीतिक अर्थशास्त्री के रूप में योगदान दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो राजनीतिक अर्थशास्त्री के रूप में नहीं, एक समाजशास्त्री के रूप में काम किया है। तो यहाँ पे क्या, थर्ड, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो राइट है वो सिर्फ फर्स्ट है। तो यहाँ पे असत्य कथन की पहचान करनी थी, जो सेकंड और थर्ड दोनों गलत हैं। तो सिर्फ क्या है, हमारा फर्स्ट वाला वो सही है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है। वेबर के अनुसार समाजशास्त्र निर्वचनात्मक या अवबोधन समाजशास्त्र है। बिल्कुल सही है, ये राइट है। यहाँ पे ए। बी है, वेबर समाजशास्त्रीय अध्ययन में धर्म तथा आर्थिक एवं सामाजिक घटनाओं के बीच संबंध दर्शाया है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर सही हो जाएगा। सी है, वेबर के अनुसार धार्मिक तथा आर्थिक घटनाएं एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। तो यहाँ पे सी भी राइट हो जाएगा हमारा, बिल्कुल तीनों चीज़ वो बोलते हैं। तो यहाँ पर तीनों मतलब कि उपयुक्त सभी, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलेंगे, मूव करेंगे अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 143, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्क्स ने समाजवादी चिंतन को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया। बिल्कुल यहाँ पे ये हमारा जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा, एक। दूसरा है, मार्क्स के अनुसार राज्य का जन्म जीवन के लिए हुआ है और शुभ जीवन के लिए उसका अस्तित्व है। ऐसा कुछ नहीं कहा था, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है, मार्क्स के क्रांति का सिद्धांत एंजल्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की संकल्पना से संबद्ध है। ये भी सही है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1, 1 और 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। मतलब किसमें है, सी में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। और एंजल से उन्होंने क्या लिया था, किस सिद्धांत को, श्रम सिद्धांत या श्रम मूल्य का सिद्धांत कहाँ से ग्रहण किया था, एंजल से। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समाज, पहला है, समाज की धार्मिक एकात्मकता जितनी अधिक होगी आत्महत्या की संख्या उतनी ही कम होगी। हाँ, बिल्कुल सही है। इमाइल दुर्खिम कहते हैं कि जितनी हमारी रुचि जो है धार्मिक कार्यों में होगी, क्या उतनी ही कहीं ना कहीं जो ये आत्महत्याएँ लोग कर रहे हैं वो कम करेंगे। तो ये हमारा जो पहला है ये सही हो जाएगा यहाँ पे। और दूसरा है, ग्रामीण समाज की एकात्मकता जितनी अधिक होगी आत्महत्या की संख्या उतनी अधिक होगी। ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। थर्ड है, दुर्खिम के अनुसार व्यक्ति एक प्रकार्यात्मक एकीकृत तंत्र है। तो ये भी क्या होगा, हम नहीं, एकीकृत तंत्र नहीं, अनुसार व्यक्ति एक प्रकार्यात्मक एकीकृत तंत्र, ये गलत हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे जो हमारा राइट होगा केवल फर्स्ट, ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 145, यहाँ पे कुछ सूचियाँ दी हुई हैं और इसे हमें क्या सुमेलित करनी है और इसमें से बताना है कौन सी सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं है। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, 1905। हाँ, ये सही है, 1905 में इसकी रचना हुई थी, तो ए सही है। बी है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, 1920। ये गलत है, यहाँ पे बी जो है गलत हो जाएगा। तीसरा है, द सिटी, 1922, सही है। डी, द सिविल वॉर, 1871, ये भी सही है। तो मतलब यहाँ पर जो हमारा सुमेलित नहीं है कौन सा, बी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 146, दी गई सूचियों पर विचार करें। यहाँ पे ये हमें लिस्ट दी गई है और ईयर, रचनाएं और उसकी ईयर वो हमें क्या करना है, मैच करना है। द रिलीजन ऑफ इंडिया, 1916, सही है। द रिलीजन ऑफ चाइना, 1916। तो मतलब द रिलीजन ऑफ इंडिया या द रिलीजन ऑफ चाइना दोनों की ही रचना कब हुई है, 1916 में हुई है। द सिटी,
1922। हाँ, ये भी सही है। यहाँ पे देखो तीनों ही यहाँ पे क्या है, सही है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 147, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मार्क्स के साम्यवादी समाज में न केवल समानता स्थापित करने का विचार था, बल्कि राजनीतिक शक्ति के उन्मूलन का विचार भी निहित था। बिल्कुल, सिर्फ क्या है, मार्क्स के मतलब साम्यवादी समाज में केवल समानता स्थापित करने का विचार ही नहीं था, बल्कि राजनीतिक शक्ति के उन्मूलन का विचार भी निहित था। मतलब राजनीतिक शक्ति का भी उसमें विचार जो था इंक्लूड था, और समानता के भी, दोनों का भी। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला सही हो जाता है। दूसरा है, मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी राज्य का एकमात्र उद्देश्य, नहीं क्या था, एक मिनट, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, कथनों पर विचार कीजिए। मार्क्स के साम्यवादी समाज में न केवल समानता स्थापित करने का विचार था, बल्कि राजनीतिक शक्ति के उन्मूलन का विचार भी, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे हम गलत समझ गई, ठीक है, ये गलत है, फर्स्ट गलत है यहाँ पे। सेकंड है, मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी राज्य का एकमात्र उद्देश्य शोषण को बढ़ावा देना तथा इसके माध्यम से, अरे क्या हो रहा है, कौन सा सही है, ओके, ये हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड, हाँ, अब दोबारा से पढ़ लेते हैं, मेरी कन्फ्यूजन हो गई थी इसमें। तो मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी राज्य का एकमात्र उद्देश्य शोषण को बढ़ावा देना तथा इसके माध्यम से बुर्जुआ वर्ग के समग्र दीर्घकालीन हितों की रक्षा करना। देखो, बुर्जुआ वर्ग के समग्र दीर्घकालीन हितों की रक्षा करना, ये देखो यहाँ पे मुझे गलत लग रहा है, ये क्वेश्चन हम दोबारा देख लेंगे। और तीसरा देखते हैं, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा के अधिनायक तंत्र अवस्था में श्रमिक उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखते हैं। हाँ, तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, और दूसरा भी सही है। तो मतलब 2 और 3 दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल सही है। देखो इसमें थोड़ी ना कन्फ्यूजन हो गई थी, ये बिल्कुल सही। देखो, मार्क्स के अनुसार दूसरा, पूंजीवादी राज्य का एकमात्र उद्देश्य शोषण को बढ़ावा देना। हाँ, क्योंकि देखो बात करते हैं कार्ल मार्क्स पे, कैपिटलिज्म पे बात करते हैं, पूंजीवादी वर्ग और श्रमिक वर्ग। तो वही कहते हैं कि पूंजीवादी वर्ग है, उच्च तबके के जो लोग हैं, वो एकमात्र उनका उद्देश्य क्या है, शोषण को बढ़ावा देना। श्रमिक या दास जो लोग हैं, उनका क्या है, शोषण कर रहे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा काम ले रहे हैं, उनके मेहनताना जितने वो मेहनत करते हैं उतनी भी क्या है, उनको जो उनका मूल्य है वो नहीं दिया जा रहा। तो सही है बिल्कुल, शोषण को बढ़ावा देना और इसके माध्यम से बुर्जुआ वर्ग के समग्र दीर्घकालीन हितों की रक्षा करना। इससे क्या, बुर्जुआ वर्ग जो है, बड़े तबके के जो लोग हैं, उससे क्या है, मतलब उन पर शोषण करेंगे, एक टाइम आएगा जो उन पर क्या है, राज करेंगे काफ़ी टाइम के लिए। तो अपनी रक्षा के लिए भी वो ऐसा कर रहे हैं कि क्योंकि वो जानते हैं कि अगर जो श्रमिक वर्ग के किसान लोग हैं, वो अपने आप को समझ जाएं, उनकी वैल्यू क्या है, तो क्या है, हम पर भारी हो जाएंगे। तो ये सही है, दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो पहला जो है यहाँ पे गलत है। ओके, चलो, ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह हम कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट लगाते जाएंगे, और एग्ज़ाम में होने वाले हैं हमारे नेट के एग्ज़ाम, और तब तक मतलब कि फुल तैयारी हो जानी चाहिए, और कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं चलेगा। तो हम डेली प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे, और हमें कमेंट सेक्शन में आप लिख कर बताएं कि आपको ये हम सीरीज़ चला रहे हैं, प्रैक्टिस सेट जो कर रहे हैं, आपको कैसी लग रही है। तो आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।